चुनाव आते ही राजनीतिक दलों को मिल रहे चंदे का मुद्दा अक्सर उठता है। रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन, किसको कितना फंड मिल रहा है, इस सवाल का जवाब हर शख्स जानना चाहता है। लेकिन ज्यादातर राजनीतिक दल चंदे का ब्यौरा नहीं देते, और अगर देते भी हैं तो आंकड़े सही नहीं होते। राजनीतिक दलों को मिलने वाले फंड में पारदर्शिता आए, इसलिए केंद्र सरकार ने साल 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड पेश किए थे। इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को गुमनाम तरीके से चंदा देने का जरिया है। इसमें चंदा देने वाले शख्स या संस्था की पहचान उजागर नहीं होती, इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड हमेशा से सवालों के घेरे में रहे हैं। साल 2017 में दो गैर सरकारी संगठनों, कॉमन कॉज और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब इन बॉन्ड की संवैधानिक वैधता पर शीर्ष अदालत सुनवाई कर रही है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 5 जजेस की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कुछ गंभीर सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने पूछा है कि ऐसा क्यों है कि जो पार्टी सत्ता में होती है उसे सबसे ज्यादा चंदा मिलता है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चंदा देने वाला शख्स हमेशा पार्टी की मौजूदा हैसियत को ध्यान में रखकर चंदा देता है। हालांकि उन्होंने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत जवाब है, सरकार का जवाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि विपक्षी दलों को तो चंदा देने वाले का पता नहीं चलता, लेकिन सरकार जांच एजेंसियों की मदद से विपक्षी दलों को चंदा देने वालों का पता लगाने में सक्षम है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड कुछ खास लोगों और समूहों को गोपनीयता देता है, जैसे भारतीय स्टेट बैंक और कानून प्रवर्तन एजेंसी के लिए ये गोपनीय नहीं है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं कि किसी राजनीतिक दल को दान देने वाले नागरिक की निजता की रक्षा करना राज्य की जिम्मेवारी है। गौरतलब है कि 31 अक्टूबर से इस मामले की सुनवाई चल रही है। सुनवाई शुरू होने के एक दिन पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट यानी हलफनामा दायर किया था। इसमें बताया गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी हासिल करने का अधिकार तर्कसंगत प्रतिबंधों के तहत आता है। मतलब ये कि जरूरत पड़ने पर सूचना देने से मना किया जा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड लोगों तक सूचना पहुंचाने में रुकावट पैदा कर सकता है। अब समझिए कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं। साल 2017 में मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड लाने का ऐलान किया था। 29 जनवरी 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड को अधिसूचित कर दिया गया। साल में 4 बार 10-10 दिनों के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए जाते हैं। इनका मूल्य होता है 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए। इन बॉन्ड्स को स्टेट बैंक की तय शाखाओं से खरीदा जा सकता है। 2000 रुपए से ज्यादा चंदा देने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड मिलने के 15 दिनों के अंदर राजनीतिक पार्टी को इन्हें अपने खाते में जमा करना होता है। बॉन्ड भुना रही पार्टी को ये नहीं बताना होता कि उनके पास ये बॉन्ड कहां से आया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय स्टेट बैंक को भी ये बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि उसके यहां से किसने कितने बॉन्ड खरीदे। इस पर रिजर्व बैंक और केंद्रीय चुनाव आयोग दोनों अपनी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड को आरटीआई के दायरे से भी बाहर रखा गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 5 सालों में यानी 2017 से 2022 के बीच भारतीय स्टेट बैंक ने 9,188 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड बेचे हैं। इसमें सबसे ज्यादा 5,272 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। यानी कुल इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिए गए चंदे का करीब 58% बीजेपी को मिला। अब चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ के हवाले है, कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हैं। सुप्रीम कोर्ट का सख्त फैसला 2024 के लोकसभा चुनावों पर बड़ा असर डाल सकता है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें टीवी 9 भारतवर्ष डिजिटल।